दोस्तों, डार्विन ने जब अपनी थियरी पब्लिश की थी तो उस समय इस थियरी का सबसे कंट्रोवर्शियल पार्ट वो था जिसमें उन्होंने कहा था कि इंसान बाकी जीवों से अलग नहीं है, बल्कि उनका विकास एप्स जैसे क्रीचर्स से हुआ है। उस दौर में इस बात को हजम करना लोगों के लिए बड़ा मुश्किल था, क्योंकि सभी धर्म इंसानों को बाकी जीवों से अलग एक स्पेशल स्टेटस देते थे। इंसान को गॉड ने एक खास उद्देश्य से बनाया है और उसका इंसानों से एक खास रिश्ता है। अगर इंसान एप जैसे क्रीचर से इवॉल्व हुआ है और वो भी उस प्रोसेस के जरिए जिसमें किसी डिवाइन इंटरवेंशन की जरूरत नहीं पड़ती, तो फिर गॉड की क्या जरूरत है। और अगर हम भी बाकी जीवों के जैसे ही एक जीव हैं जो कि उन्हीं की तरह एवोल्यूशन के लंबे प्रोसेस के जरिए यहां तक पहुंचे हैं, तो फिर सिर्फ हमारे लिए गॉड के स्पेशल इंस्ट्रक्शन क्यों। जाहिर सी बात है, ये विचार धर्म की जड़ों को हिलाने के लिए काफी था और तभी से दुनिया दो धड़ों में बंट गई। एक तरफ तो वो लोग थे जो कि विज्ञान में विश्वास रखते थे और ये मानते थे कि इंसान एवोल्यूशन के जरिए ही यहां तक पहुंचा है, और दूसरी तरफ वो लोग थे जो कि ईश्वर की सत्ता में विश्वास रखते थे और ये मानते थे कि इंसान को और इंसान समेत बाकी जीवों को वास्तव में गॉड ने ही बनाया है और जिस रूप में आज वो मौजूद हैं शुरू से वैसा ही बनाया है। जिस समय डार्विन ने अपनी थ्योरी पब्लिश की थी तब इस बारे में हमारे पास कोई बहुत ज्यादा पुख्ता सबूत नहीं थे। हमारे पास सिर्फ इंसानी पूर्वजों के कुछ फॉसिल्स थे। बाद में और भी कई फॉसिल्स डिस्कवर किए गए जिन्होंने ह्यूमन एवोल्यूशन के बारे में हमारी समझ को विस्तार दिया। आज हमारे पास ऐसे हजारों फॉसिल्स हैं जो ह्यूमन एवोल्यूशन की टाइमलाइन और ट्रांजिशन को शो करते हैं। पर ह्यूमन एवोल्यूशन के बारे में हमारी समझ में एक रेवोल्यूशनरी टर्न तब आया जब 1950 में जेम्स वॉटसन और फ्रांसिस क्रिक ने डीएनए की खोज की। जैसे जैसे डीएनए के बारे में हमारी समझ बढ़ी, हमें ह्यूमन एवोल्यूशन के सबूत डीएनए में भी मिलने शुरू हो गए। मैं समझता हूं आप सभी ये जानते होंगे कि जीव जगत में हमारे सबसे क्लोज लिविंग रिलेटिव अगर कोई है तो वो है चिंपैंजीज। ये वो जीव हैं जिनसे हमारा डीएनए सबसे ज्यादा मैच करता है। पर क्या सिर्फ डीएनए के ज्यादा मैच होने से हम ये कह सकते हैं कि वो हमारे सबसे क्लोज लिविंग रिलेटिव है, या हमारे पास इसे साबित करने के लिए कोई और भी सबूत है? अगर कोई ऐसे सबूत हैं तो वो क्या हैं और वो कैसे हमें चिंप से रिलेट करते हैं? आज इस वीडियो में मैं ऐसे ही एक सबूत पर चर्चा करूंगा, तो कहीं जाइएगा मत, बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक। दोस्तों, डीएनए की डिस्कवरी ने धरती पर जीवन के विकास को समझने का एक बिल्कुल ही नया झरोखा हमारे लिए खोल दिया है। आज डीएनए टेस्ट के जरिए अपराधियों की पहचान, माता पिता की पहचान से लेकर हम ह्यूमन एंसेस्ट्री के बारे में भी जान सकते हैं। यही नहीं, ये डीएनए हमें किसी जीव के एवोल्यूशन को समझने और फाइलोजेनेटिक ट्री, जिसे ट्री ऑफ लाइफ भी कहा जाता है, पर उसकी पोजीशन को ठीक से प्लेस करने में हमारी मदद कर रहा है। एक तरह से हर लिविंग ऑर्गेनिज्म का डीएनए उस जीव के विकास का पूरा लेखा जोखा हमें अवेलेबल कराता है, जिसे समझकर हम ये आसानी से पता कर सकते हैं कि वो जीव किन जीवों से क्लोजली रिलेटिव है और किन जीवों के साथ नियरेस्ट कॉमन एंसेस्टर शेयर करता है। अतीत में कुछ एनिमल्स जिनको उनकी शारीरिक बनावट के आधार पर फाइलोजेनेटिक ट्री पर साइंटिस्ट ने कुछ सिमिलर एनिमल्स के साथ रखा था, उनके डीएनए की जांच के बाद उनकी पोजीशन चेंज करनी पड़ी, क्योंकि पता चला कि वो कुछ अदर एनिमल्स के ज्यादा क्लोज थे, बावजूद इसके कि वो उनसे काफी अलग दिखते थे। इससे आप समझ सकते हैं कि डीएनए से मिलने वाली जानकारी कितनी सटीक होती है। वैसे तो डीएनए से हमें एवोल्यूशन के कई सबूत मिलते हैं, पर आज हम सिर्फ एक सबूत पर बात करेंगे जो ये साबित करता है कि ह्यूमंस एंड चिंपैंजीज ये दोनों एक कॉमन एंसेस्टर शेयर करते हैं। यानी अतीत में किसी समय पर दोनों का पूर्वज एक ही था, जिससे बाद में कई ब्रांचेस इवॉल्व होती हुई मॉडर्न चिंप्स एंड ह्यूमंस के रूप में विकसित हुई। दोस्तों, अपनी पिछली वीडियो में मैंने समझाया था कि किस तरह डीएनए में पाए जाने वाले जेनेटिक मार्कर्स को ट्रैक करते हुए हम ह्यूमन एंसेस्टर्स के बारे में जान सकते हैं। ठीक इसी तरह डीएनए के जरिए हम नॉन ह्यूमन एंसेस्टर्स के बारे में भी और उनसे अपनी यानी ह्यूमंस की रिलेशनशिप के बारे में भी जान सकते हैं। वैसे तो डीएनए से हमें तमाम ऐसे एविडेंसेस मिलते हैं जो चिम्प्स के साथ साथ बाकी लिविंग क्रीचर्स के साथ हमारे रिलेशन के बारे में बताते हैं, पर आज डीएनए से मिलने वाले इन एविडेंसेस में से हम सिर्फ एक एविडेंस पर बात करेंगे, जिसे हम शेयर्ड एंडोजेनस रेट्रोवायरस डीएनए के नाम से जानते हैं। जैसा कि नाम से ही आपको पता चल गया होगा, इसका मतलब है कि कुछ एंडोजेनस रेट्रोवायरस डीएनए है जिसे हम अदर एनिमल्स के साथ शेयर करते हैं। अब ये एंडोजेनस रेट्रोवायरस क्या है और ये कैसे हमें अदर लिविंग क्रीचर्स से रिलेट करता है, इसे समझने के लिए सबसे पहले तो हमें ये रेट्रोवायरस क्या है इसे समझना पड़ेगा। वायरसेस के बारे में अगर आपने पढ़ा होगा तो आप जानते होंगे कि वायरस कभी भी खुद से रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते, क्योंकि इनके पास रिप्रोडक्शन के लिए जो जरूरी मशीनरी होती है वो नहीं होती, और इसीलिए रिप्रोडक्शन के लिए इनको किसी लिविंग सेल को हैक करना पड़ता है, जिसे होस्ट सेल कहते हैं। वायरस होस्ट सेल में एंटर करते ही उस सेल की मशीनरी को हैक कर लेता है और उसे बाकी जरूरी कामों से हटाकर
अपनी कॉपी तैयार करने के काम पर लगा देता है। ऐसा ये कई तरीकों से कर सकता है, जिनमें से एक तरीका है अपने जेनेटिक कोड को होस्ट सेल के डीएनए में इंसर्ट कर देना। बेचारा होस्ट सेल इंसर्टेड जेनेटिक कोड को अपने डीएनए की ही तरह ट्रीट करता है। सेल की मशीनरी उस वायरस जीनोम को रीड करती है और उस वायरस की कॉपी तैयार करने लगती है। अब चूंकि वायरस होस्ट सेल के डीएनए का ही हिस्सा बन चुका है, तो अब जब सेल अपनी भी कॉपी तैयार करता है तो वो अपने डीएनए के साथ साथ वायरस के डीएनए को भी कॉपी कर लेता है। लिहाजा वो वायरस जीनोम नए सेल का भी हिस्सा बन जाता है। हमारी या किसी भी तरह के एनिमल की बॉडी में कई तरह के सेल्स होते हैं। हर वायरस किसी खास तरह के सेल को ही इन्फेक्ट कर पाता है, या कहें ज़्यादा बेहतर ढंग से इन्फेक्ट कर पाता है। जैसे मैमल्स के केस में जो ज़्यादातर मॉडर्न रेट्रोवायरसेस हैं, वो ज़्यादातर वाइट ब्लड सेल्स को ही इन्फेक्ट करते हैं। कुछ रेयर केसेस में ये रेट्रोवायरस सेक्स सेल्स यानी स्पर्म्स या एग्स को भी इन्फेक्ट करने में कामयाब हो जाते हैं। अगर ये इन्फेक्टेड स्पर्म या एग फर्टिलाइज होता है और उससे कोई बच्चा पैदा होता है, तो उस बच्चे की बॉडी के हर सेल में ये रेट्रोवायरस जीनोम मौजूद होता है। और जब वो बच्चा बड़ा होकर अपनी संतान को जन्म देता है, तो उसके भी हर सेल में ये रेट्रोवायरस जीनोम मौजूद होता है। यानी अब ये रेट्रोवायरस जीनोम उस जीव के डीएनए का परमानेंट हिस्सा बन जाता है और उसकी जनरेशन जहां तक भी चलेगी, ये जीनोम उन सभी के डीएनए का हिस्सा बनता जाएगा। आप सोच रहे होंगे कि रेट्रोवायरस जीनोम का किसी जीव के डीएनए में मौजूद होना क्या उस जीव के लिए कोई समस्या पैदा नहीं करता? जी हाँ, बिल्कुल करता है, पर कुछ मामलों में इम्यून सिस्टम इसे संभालने में कामयाब हो जाता है। साथ ही फ्यूचर में होने वाली म्यूटेशंस उस रेट्रोवायरस जीनोम के फंक्शन को पूरी तरह से शट डाउन कर देती। ऐसा होने पर वो रेट्रोवायरस जीनोम उस जीव के डीएनए में एक नॉन कोडिंग रीजन की तरह बना रहता है और एक तरह से ये डीएनए में एक बड़े साइज के म्यूटेशन का काम करता है, जिसके कुछ फायदे हो सकते हैं, कुछ नुकसान हो सकते हैं, या फिर ये न्यूट्रल भी हो सकता है। एक बार जब ये रेट्रोवायरस जीनोम किसी स्पीशी के डीएनए का परमानेंट हिस्सा बन जाता है, तो साइंटिस्ट इसे एंडोजेनस रेट्रोवायरस कहते हैं। इसका मतलब है कि ये रेट्रोवायरस कहीं बाहर से नहीं आया है, बल्कि अब ये पहले से ही जीन्स में मौजूद है। आपको बता दूं कि हर एनिमल के डीएनए में इंक्लूडिंग अस थाउजेंड्स ऑफ एंडोजेनस रेट्रोवायरस मौजूद है। पर आपको घबराने की जरूरत नहीं, क्योंकि समय के साथ ये इतना ज्यादा म्यूटेट हो चुके हैं कि इनका फंक्शन पूरी तरह से डिसरप्ट हो चुका है। पर यहां पर कोई कह सकता है कि इस बात का क्या सबूत है कि हमारे डीएनए में मौजूद ये सीक्वेंसेस वास्तव में रेट्रोवायरस जीनोम ही है? ऐसा भी तो हो सकता है कि ये सीक्वेंसेस किसी ऐसे फंक्शन को अंजाम देती हों जिन्हें अभी साइंटिस्ट समझ ना पाए। वेल, तो उसका जवाब है कि जेनेटिसिस्ट वायरस सीक्वेंसेस को इनके खास तरह के जीन्स की वजह से पहचानते हैं। यही नहीं, एक एक्सपेरिमेंट में तो ह्यूमन डीएनए में पाई जाने वाली एक कंपैरेटिव रीसेंट सीक्वेंस को लैब में इवॉल्व करके देखा गया और कुछ ही राउंड में ये सीक्वेंस फुल्ली फंक्शनल रेट्रोवायरस में बदल गई, जिसने सेल को इन्फेक्ट करके वायरस बनाना शुरू कर दिया। यानी इससे साबित होता है कि डीएनए में पाई जाने वाली ये सीक्वेंसेस वास्तव में एंडोजेनस रेट्रोवायरस जीनोम ही है, जिन्होंने किसी समय में हमारे किसी प्राचीन पूर्वज को इन्फेक्ट किया था। मैं समझता हूं कि अब आप एंडोजेनस रेट्रोवायरस क्या होते हैं और ये किस तरह से लिविंग ऑर्गेनिज्म के डीएनए का हिस्सा बन जाते हैं, इसे अच्छे से समझ गए होंगे। अब बात करते हैं कि इससे ये कैसे साबित होता है कि चिम्प्स एंड ह्यूमन एक कॉमन एंसेस्टर शेयर करते हैं। तो देखिए, मामला एकदम सिंपल है। अगर चिम्प्स एंड ह्यूमन का कोई कॉमन एंसेस्टर ना हो, यानी वो शुरुआत से ही इसी तरह मौजूद हो जिसे फिक्स्ड स्पीशीज व्यू कहते हैं, तो दोनों के डीएनए में मिलने वाले एंडोजेनस रेट्रोवायरस अलग अलग होंगे और वो डीएनए में अलग अलग लोकेशंस पर ही हमें मिलने चाहिए। क्योंकि अगर दोनों स्पीशीज का जब आपस में कोई दूर तक संबंध ही नहीं है, तो दोनों के पूर्वजों को एक ही समय पर एक ही तरह का वायरस इन्फेक्ट करे और वो डीएनए में एक ही लोकेशन पर खुद को इंसर्ट करे, ये इम्पॉसिबल बात है। पर अगर चिम्प्स एंड ह्यूमन एक कॉमन एंसेस्टर शेयर करते हैं, जैसा कि तमाम स्टडीज हमें बताती हैं, तो हमें दोनों के डीएनए में कुछ एंडोजेनस रेट्रोवायरस स्पेसिफिक लोकेशंस पर मिलने चाहिए। जैसा कि आप जानते हैं, धरती पर जीवन का एक लंबा इतिहास है जो कि लगभग 4 अरब साल तक जाता है, जहां से जीवन तरह तरह के रूपों में विकसित होता हुआ आज इन रूपों में हमारे सामने है। मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म की बात की जाए तो इनका इतिहास लगभग 60 करोड़ साल पुराना है। मैमल्स की बात की जाए तो इनका इतिहास लगभग 20 से 25 करोड़ साल पुराना है। सभी मैमल्स का पूर्वज एक चूहे जैसा दिखने वाला जानवर था। इस बेहद लंबे इतिहास में चिम्प्स एंड ह्यूमन का कॉमन एंसेस्टर आज से लगभग 60 लाख साल पहले मौजूद था। इस लंबे इतिहास में इन रेट्रोवायरसेस ने तमाम जीवों को समय समय पर इन्फेक्ट किया होगा, और अगर उन्होंने सर्वाइव किया होगा और अपनी जनरेशन को आगे बढ़ाया होगा, तो ये रेट्रोवायरस जीनोम्स उनकी भावी पीढ़ियों के डीएनए का हिस्सा बनते चले गए होंगे। इस तरह चिम्प्स और ह्यूमन का जो कॉमन एंसेस्टर होगा, उसके डीएनए में भी अतीत से आए हुए बहुत सारे एंडोजेनस रेट्रोवायरस मौजूद रहे होंगे।
बाद में उस कॉमन एंसेस्टर के कुछ ग्रुप्स चिम्प्स के पूर्वजों और कुछ इंसानों के पूर्वजों के रूप में विकसित हुए होंगे, तो उनके डीएनए में भी ये इंडोजेनस रेट्रोवायरस इसी तरह मौजूद रहे होंगे। इसी तरह जब ये इवॉल्व होते हुए मॉडर्न चिम्प्स एंड मॉडर्न ह्यूमंस तक पहुंचे होंगे, तो इस बीच में भी दोनों के पूर्वजों को अलग अलग समय पर कुछ रेट्रोवायरसेस ने इन्फेक्ट किया होगा। ये वो इंसर्शंस होंगे जो कि दोनों के डीएनए में अलग अलग पाए जाएंगे। अलग अलग इसलिए होंगे क्योंकि अब वो अलग अलग विकसित हो रहे हैं। अगर यहां तक की बात आपको समझ आ गई, तो अब ये समझना आपके लिए मुश्किल नहीं है कि चिम्प्स एंड ह्यूमंस के डीएनए में अगर एग्जैक्ट लोकेशंस पर कुछ सिमिलर इंडोजेनस रेट्रोवायरस सीक्वेंसेस मिलते हैं तो इसका क्या मतलब है। इसका मतलब साफ है कि अतीत में कभी किसी समय पर उन दोनों का कोई एक ही पूर्वज था। तो क्या हमें ऐसा मिलता है? जी हाँ। जब हम ह्यूमंस एंड चिम्प्स के डीएनए को स्टडी करते हैं तो हमें एक नहीं, 10 नहीं, बल्कि ऐसे सैकड़ों इंडोजेनस रेट्रोवायरस दोनों के डीएनए में एकदम एग्जैक्ट जगहों पर मिलते हैं। जबकि 6 इंसर्शंस ऐसे हैं जो कि सिर्फ इंसानों में पाए जाते हैं और 3 ऐसे हैं जो कि सिर्फ चिम्प्स में पाए जाते हैं। पर यहां पर कुछ लोग कह सकते हैं, तो क्या हुआ? ऐसा भी तो हो सकता है कि चिम्प्स और ह्यूमंस दोनों के पूर्वजों को किसी एक समय पर एक ही तरह के रेट्रोवायरस ने इन्फेक्ट कर दिया हो। बिल्कुल ऐसा हो सकता है, पर इस केस में हमें ये रेट्रोवायरस सीक्वेंसेस डीएनए में एग्जैक्ट जगहों पर नहीं मिलेंगे। रेट्रोवायरसेस पर हुए लैब एक्सपेरिमेंट्स और स्टडीज बताती हैं कि डीएनए में ऐसी 1 करोड़ से भी ज़्यादा जगहें हो सकती हैं जहां पर कोई रेट्रोवायरस अपने जीनोम को इंसर्ट कर सकता है। यानी ये मामला ऐसा है कि जैसे छपने वाली किसी किताब जिसमें कि 1 करोड़ पेज हो, उसमें किसी और किताब का कोई एक पेज गलती से बीच में इंसर्ट हो जाए। जाहिर सी बात है, अगर 1 करोड़ पेज है तो वो पेज कहीं भी इंसर्ट हो सकता है। पर अगर 2 किताबों में वो सेम पेज किसी एक ही जगह पर इंसर्ट हुआ पाया जाता है, तो मतलब साफ है कि वो किताबें किसी एक समय पर एक ही प्रेस में छप रही थी। अगर हम सिर्फ एक रेट्रोवायरस की डीएनए में एग्जैक्ट जगह पर इंसर्शन की प्रोबेबिलिटी को कैलकुलेट करें तो ये 1 in 10 मिलियन होगी। और अगर हम सिर्फ 12 रेट्रोवायरसेस की प्रोबेबिलिटी को कैलकुलेट करने लगे तो ये नंबर इतना बड़ा हो जाएगा कि जितने इस यूनिवर्स में एटम्स भी नहीं। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि ऐसे हंड्रेड्स ऑफ इंसर्शंस हैं जो कि चीख चीख कर इस बात की गवाही दे रहे हैं कि चिम्प्स एंड अस, वी बोथ शेयर अ कॉमन एंसेस्टर। तो दोस्तों, दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई है और आपको लगा है कि इससे आपकी नॉलेज इंक्रीज हुई है, तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना मत भूलिए, खासतौर पर उन दोस्तों के साथ जो कि एवोल्यूशन पर डाउट करते हैं। अंत में चलते चलते अपनी सभी सपोर्टर्स का शुक्रिया अदा करता हूं जो मेरे इस नेक काम को आगे बढ़ाने में मेरा सहयोग करते हैं। तो दोस्तों, आपसे जल्द ही फिर मुलाकात होगी अगली किसी वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।